गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में जो आपके साइंस के लिए बहुत महत्व स्थान रखता है। और वो टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मैं बात करने वाला आवाज आपसे साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक कार्बन की। ये जो कार्बन आपका है, आपके साइंस में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसका एक अलग से चैप्टर भी होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। अगर यहां से कि हम बात सोचे कि भाई यौगिक, ये जो तत्व थे हमने पढ़े हैं, हमने देखा कि 118 तक हमारे जो तत्व है उनमें ऑक्सीजन है जो हमारे लिए प्राण आयु के वायु की तरह काम करता है। और भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन में ऐसा क्या है कि हम कार्बन को एक अलग से पढ़ रहे हैं? तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कार्बन के बारे में कि कार्बन की बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपका जो एक कार्बन है, अगर पूछा जाए आपसे कार्बन, तो कार्बन का जो कार्बन आपने लिखा है यहाँ पे, और कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है आपके सी से आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? तो सी से आप रिप्रेजेंट कर देते हो आपके कार्बन को। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, मतलब कार्बन जो ना कितने नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक, तो आप सब जानते हैं कि जो आपका कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। कैपिटल लेटर सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और इस कार्बन को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्यों इस चैप्टर को हम अलग से पढ़ रहे हैं? इसके बिहाइंड रीजन ये है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में उपस्थित बहुत सी चीजों में पाया जाता है, फिर चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो। तो हम कार्बन की तरफ बढ़ते हैं और पहले बात कर लेते हैं कार्बन कितना परसेंट कहाँ कहाँ उपस्थित है। और आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी तत्व का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हो, जो बहुत से यौगिकों के साथ में रिएक्शन करता हो या फिर जो बहुत सारे अलग अलग चेनें बनाता हो। कार्बन भूपर्टी, भूपर्टी होती है जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर की जो लेयर है, अपर लेयर है, उसको हम भूपर्टी कहते हैं। उसमें खनिज के रूप में, किसमें? खनिज के रूप में ज्यादा नहीं है, 0.02% ही है। कितना है? 0.02% है। यहां से क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि कार्बन जो है ना भूपर्टी में कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 0.02% कार्बन जो कहां पे उपस्थित है, आप कहेंगे वो कार्बन हमारे पृथ्वी की भूपर्टी में है। और किस रूप में है? खनिज के रूप में। किस रूप में प्रेजेंट है? आप कहेंगे वो खनिज के रूप में प्रेजेंट है। फिर कह रहा है कि वायुमंडल में, तो वायुमंडल में आप सब जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एक फॉर्मूला लिखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इसमें कार्बन है कितना होता है, तो हमने कहा था 0.03% ही उपस्थित होता है। किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। फिर देखो लिखा भी है कि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है, कि जो भी सजीव संरचनाएं हैं, जो मानव शरीर हो चाहे अदर सजीव संरचनाएं हो, किस पर आधारित होती है? तो हमने पढ़ा कि ये सब कार्बन पर आधारित होती है। और इस कार्बन पर आधारित होने के कारण ही हम किसको पढ़ते हैं? कार्बन को पढ़ते हैं। जैसे फिर चाहे कागज हो, कार्बन रिप्रेजेंट होता है, चाहे प्लास्टिक हो, कार्बन रिप्रेजेंट होता है, चाहे चमड़ा हो उसमें भी कार्बन उपस्थित होता है, चाहे रबड़ हो उसमें भी कार्बन होता है, या फिर मानव शरीर हो वहां पे भी हमें कार्बन देखने को मिलता है। फिर चाहे हमारे एनर्जी के लिए हमें जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसमें भी आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है आपके C6H12 है O6। इसमें भी आपको क्या मिलता है सर? इसमें भी हमें कार्बन मिलता है। तो ये कार्बन बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है ना प्रकृति में रखता है। हमें कार्बन के बारे में और बात कर लूं कि जो कार्बन है, आपने अभी भी जाना कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो गया, तो संयोजकता कितनी होगी? क्योंकि अलग से क्वेश्चन बनता है संयोजकता का। तो आप सब जानते हैं 9th क्लास के अकॉर्डिंग कि जो कार्बन है 6 नंबर पे आता है, तो इसकी ऑक्टेट रूल के हिसाब से, अष्टक नियम के हिसाब से हम संयोजकता निकाल सकते हैं। और अष्टक नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा ऐसे KL, M, N ऐसे कक्षक बनाए होंगे, उसमें आपने पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे और दूसरे कक्षक में जो ना 8 भरने होते हैं, लेकिन इसके पास में तो है ही कितने? 4 ही है, तो आपने 4 भर दिए। टोटल ये हो गए आपके 6 हो गए। मतलब ये हुआ कि इसको बाह्यतम कक्ष में 8 पूरे करने के लिए कितने और चाहिए? 4 कार्बन इसको और, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तब जाके इसका अष्टक पूरा होगा। कितने?
4 कार्बन जो इलेक्ट्रॉन है और चाहिए, तब जाके इसका अष्टक पूरा होगा। लेकिन कार्बन के साथ में एक समस्या है कि कार्बन ना तो 4 को ले सकता है और ना ही 4 को दे सकता है। भाई इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है। उत्कृष्ट गैस विन्यास होता क्या है कि जैसे मान के चलो ये K हो गया, ये L, ये M और ये N, ये आपके कक्ष हो गए अलग अलग। अगर इस कक्ष में हमने पढ़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, इसमें 8 होना चाहिए, और इसको आपने क्या कहा था, अष्टक नियम कहा था। क्या कहा था, अष्टक नियम कहा था। अष्टक नियम ये था आपका ऑक्टेट जिसको आप कहते हो, इसमें 2 होने चाहिए। अगर इसमें 2 पूरे भर रहे हैं लास्ट कोर्स में, अगर 2 पूरे हैं तो कह देंगे अब उसको उत्कृष्ट गैस का दर्जा आप उसको दे देंगे। अगर 8 हो रहे तो उसको आप उत्कृष्ट गैस का दर्जा दे देंगे, अगर फिर 8 हो रहे तो आप उसको उत्कृष्ट गैस का दर्जा दे देंगे। लेकिन कार्बन के साथ ऐसी कहानी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हम जब कार्बन को लिखते हैं और कार्बन 6 नंबर पे आता है, पहली कक्षा आपने ये लिखी K, दूसरी हो गई L, तीसरी हो गई M, तीसरी हो गई N। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी कक्षा में 4 ही आ रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको 8 पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल करके K को एक उत्कृष्ट के रूप में रख सकता है। क्या कर सकता है, K को लेकर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों ही कंडीशन से सुटेबल नहीं होती है। ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने पास में रख सकता है। तो ऐसा क्यों, इसके बिहाइंड रीजन क्या है? तो इसके बिहाइंड रीजन देखो लिखा भी है आपके एनसीईआरटी का ये, कि कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु मतलब कुछ कंडीशंस है, नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का धारण करना कठिन होता है। जैसे आपने कह दिया कि चलो ठीक है, हम यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, कहीं से लाके 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब आप ये जानते हो कि जितने ये परमाणु क्रमांक होते हैं, उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने उसमें क्या होंगे, तो आपने कहा था प्रोटॉन होंगे। उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब आपने कहा कि ये कार्बन का एक अणु आपने बना लिया, यहाँ इसके बिटवीन, यहाँ बीच में आपने 2 चीजें रख दी। एक तो आपने कह दिया कि इसमें एक तो हमारे पास में है प्रोटॉन, एक आपके पास में न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा ही रहे हैं, है ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ तो आपने कह दिया कि यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, कहाँ, कार्बन के नाभिक में। बाह्यतम पहला ये जो है हमने इसको K बोल दिया। आगे वाली क्लास में बनाऊं तो इसको हम कह देंगे कि ये L हो गया। उसके आगे वाली क्लास में बना देता हूं, यहाँ पे मैंने कहा कि KLM हो गया। अब हम बात कर लें यहाँ पे कि कार्बन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट कर दिए कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी कक्षा में हमने बात की थी अभी भी कि कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो आपने कहा था कि सर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आपने रिप्रेजेंट कर दी। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है बाहर से, मैं ये कह दूं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिए जाए, 1 हो गए, फिर 2, फिर 3 और ये 4, यहाँ इसमें 8 तो पूरे हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पे अभी भी प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 6 ही है। प्रोटॉन तो कितने, 6 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, तो ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, जिसमें ऋणात्मक चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ प्रोटॉन जो है इन 6 को बांध के नहीं रख सकता, और यही यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलता है कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ये जो 4 अतिरिक्त है, क्योंकि हमारे पास में प्रोटॉन कितने, 6 ही है, और 4 एक्स्ट्रा क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को धारण नहीं कर सकता, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये नहीं रख सकता। भाई जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हमने कह दिया कि 6 प्रोटॉन है, अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको तो बांध के रख सकता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव ही बांध के रख सकता है। लेकिन 6 पॉजिटिव चार्ज के साथ में 10 को नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये इसको धारण करके नहीं रख सकता, क्योंकि ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करना चाहेगा और ना ही करता है। तो सर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है भाई, ये भी तो कर सकता है ना, ये कंडीशन भी तो अप्लाई कर सकता है ना, कि यहाँ पे 2 और ये 4, और यहां से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो और K में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये एक इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास बन गया। कलर चेंज करना पड़ेगा ना, ये इसका क्या बन गया, मैंने कहा ये K क्लास है और K में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये यहां से क्या बन गया, उत्कृष्ट गैस विन्यास बन गया। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन पे भी कंडीशन अप्लाई होती है, और क्या, कि कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। देखो छोड़ सकता है, छोड़ा नहीं है,
परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी? इसको अत्यधिक आवश्यकता की ऊर्जा होगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम यह यूं कह सकता हूं कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो ये कुछ तो करेगा ना अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्थिरता के लिए। और वो क्या करेगा? वो एक ही काम करेगा, वो बनाएगा सहसंयोजी आबंध। क्या बनाएगा? सहसंयोजी आबंध बनाएगा। देखो यहाँ पे आबंध लिखा हुआ है, ये आप अगर कहीं पे बंद लिखा हुआ है तो भी वही मतलब है। कार्बन अब क्या करेगा अपने स्टेबिलिटी के लिए? तो हमने अभी अभी बात की थी कि कार्बन मेनली क्या करेगा? आपके सहसंयोजी आबंध बनाएगा। क्या बनाएगा? ये सहसंयोजी आबंध बनाएगा। और सहसंयोजी आबंध होता क्या है? देखो लिखा है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से, यहां पे से है साझेदारी से, यहां पे से करना आपको, साझेदारी से ये लो कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी, साझेदारी क्या होती है भी बात करेंगे। बनने वाले आबंध को या बंध को हम क्या कहते हैं? तो सर हम उसको कहेंगे सहसंयोजी आबंध कहेंगे, या फिर सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखना क्या होता है ये साझेदारी क्या होती है ना? साझेदारी, देखो वर्ड समझते हुए चलेंगे ना तो आप इजीली समझ पाएंगे साझेदारी क्या होती है। अगर आप लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, शेयर। शेयर कर दो जल्दी से। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ अपने लाइव क्लास में कि लाइव वीडियो को शेयर कर दे, शेयर कर दे, शेयर कर दे। ये शेयर का मतलब हिंदी में होता है साझा करना। क्या मतलब होता है? साझा करना, एक दूसरे को बांट देना। आपने ये भी सुना होगा कि हमेशा ही कुछ भी चीज हो उसको क्या करना चाहिए? शेयर करके खाना चाहिए, मतलब एक दूसरे में बांट के खानी चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई साझेदारी किस तरीके से आपके यहाँ हेल्प करेगा कि ये शेयर वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास में कोई मेरे एक पिक है, या फिर आपके पास में आपकी फ्रेंड की एक पिक है, एक फोटो है, आपके फ्रेंड की एक फोटो आपके पास में है, और अगर आप वो फोटो, एक मिनट, एक टेक्निकल इश्यू, एक मिनट, हाँ जी कंटिन्यू, है ना? जैसे आपके पास अगर कोई एक आपके फ्रेंड की एक पिक है, एक फोटो है, आपके फ्रेंड की फोटो है, अगर वो आपसे कहे कि यार भाई वो फोटो शेयर करना, आप उसको फोटो शेयर करेंगे, है ना? मैं यूं कहूं कि आपके पास में दो मोबाइल हो गए, एक मिनट, क्या आपके पास एक मोबाइल, तो ये अच्छा मोबाइल, जो भी एक ऐसे ऐसे करके जो भी मोबाइल है, एक मोबाइल आपने इधर ले लिया, ये आपका मोबाइल है, मतलब मी, और ये हो गया माई फ्रेंड। इसमें कोई एक पिक है, मैं बना दूं इसे, एक पिक है, आप शेयर करते हो इसको, तो शेयर होते ही इस मोबाइल में आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी सर, ये फोटो इस मोबाइल में चली गई। अब मुझे एक बात बताना कि ये फोटो शेयर करने के बाद में ये फोटो दोनों मोबाइल में रहेगी कि एक में रहेगी? सर ये दोनों में रहेगी। ये फोटो इस मोबाइल में भी होगी और ये फोटो इस मोबाइल में भी होगी, मतलब दोनों में काउंट होगी। ये दोनों फोटोएं है ना सेफ रहेगी। साझेदारी के बाद में, शेयर करने के बाद में आपने क्या किया? शेयर किया, ये फोटो क्या करती? शेयर कर दी। फोटो शेयर करते ही इस तरफ जैसे आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोटो जो है ये इस मोबाइल में भी स्टेबल है, ये इस मोबाइल में भी स्टेबल है, दोनों में है। तो क्या इनको इस बात का भय थोड़ी है कि ये फोटो कहीं चली जाएगी या डिलीट हो जाएगी? नहीं, अगर इससे डिलीट होगी तो ये दोनों में है भाई साहब, कहीं नहीं जानी फोटो, है ना? अब भाई आप समझना कि ये शेयरिंग क्या होती है, साझेदारी से युग्म में क्या होता है। जैसे मैं ये कहूं कि आपका ये कार्बन है, बिल्कुल, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हमने अभी भी बात की थी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो मैं 4 को रिप्रेजेंट कर देता हूं क्रॉस से, आप डॉट से भी कर सकते हो, आप इसी कार्बन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। ये 4 इलेक्ट्रॉन आपने इस तरीके से डिनोट कर दिए, ऐसा भी हो सकता है, बात वही है। ये आपने 4 कार्बन यहाँ पे, सॉरी कार्बन के बाह्यतम कोश में जो ना 4 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब एक और तत्व आपका होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन, एच से रिप्रेजेंट करते हो। परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा के क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको अभी भी अपने 2 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसको अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि यह हाइड्रोजन हो गया और इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब एक हाइड्रोजन में यहां पे और रख देता हूं, उसके भी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूं,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखता, बाह्यतम कोश में एक, एक यहाँ पे रखा और बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां तक क्लियर है। अब अगर ये साझेदारी करते हैं, साझेदारी करने का मतलब ये होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको शेयर कर दिया, इसे एक यहां पे शेयर कर दिया, एक यहां पे शेयर कर दिया, एक यहां पे शेयर कर दिया। आफ्टर शेयरिंग, शेयर करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होगा ना, क्योंकि इसे फोटो दोनों में रहती है, दोनों मोबाइल में, ये दोनों में काउंट होगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि दोनों में काउंट हो रहा है, ये भी क्या होगा, सॉरी, दोनों में काउंट, ये भी दोनों में और ये भी दोनों में काउंट हो गया। बिल्कुल सर, ये दोनों में काउंट होंगे। ठीक है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो हमने कहा था सर इसके के क्लास में दो होने चाहिए, एक ही था, तो दो हो गए ना, एक और दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन पूरे, इस हाइड्रोजन के एक दो पूरे, इसके एक दो पूरे, इसके एक दो पूरे, तो कंप्लीट है। हाइड्रोजन की बैलेंस यहां तक पूरी हो रही है, हाइड्रोजन स्टेबल हो रहा है। अब जब ये दोनों का काउंट हो रहा है तो ये हाइड्रोजन वाले जो ना कार्बन के भी तो काउंट होंगे ना, इस तरीके से ये हाइड्रोजन के काउंट हो गए, किस सॉरी कार्बन के काउंट हो गए। कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन आप गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और आठ ही तो होने करने थे ना। इसको इसको कहते हैं हम शेयरिंग, साझेदारी। इस तरीके से जो भी कोई बॉन्ड बनता है, आबंध बनता है, बंध बनता है, जो एक दूसरे को शेयर करने के बाद में बनता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयर किया है, ये शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनते हैं ना, उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। मतलब होता यह है कि इसमें क्या होता है कि साथ में मिलकर संयोजन करके बंध बनाते हैं। देखो साथ में मिलकर संयोजन किया इन्होंने, फिर इन्होंने बंध बनाया है। इस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। कार्बन इस तरीके से अपने आप को स्टेबल करता है, कार्बन इस तरीके से अपने आप को स्टेबल करता है कि क्या करता है, एक दूसरे के साथ में सहसंयोजन आबंध बना लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। डेफिनेशन पे आना एक बार फिर से, और डेफिनेशन में यही कह रही थी कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म का ही साझेदारी होती है। साझेदारी से बनने वाला आबंध या बंध होता है आपका सहसंयोजी आबंध या बंध होता है। और यही हमने यहाँ पे देखा है कि ये क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। और साझेदारी किस तरीके से, जैसे आपके मोबाइल में फोटो शेयर होती है और आफ्टर शेयरिंग, शेयर करने के बाद में वो फोटो दोनों जगह रहती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये शेयरिंग करने के बाद में आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों तरफ काउंट होता है, मतलब दोनों का काउंट होता है। और हम उस तरीके से बनने वाले आबंध को कह देते हैं सहसंयोजी आबंध कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप पे यहां पे लिखा है कि सहसंयोजी आबंध के यौगिकों के भौतिक गुण, लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी, आयनिक यौगिक। बिल्कुल पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा आयनिक यौगिक, चैप्टर आपका 3rd था, उसमें आपने पढ़ा होगा आयनिक यौगिक। और आपने आयनिक यौगिकों के कुछ भौतिक गुण धर्म पढ़े होंगे, गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है, ऐसे आपने पढ़े होंगे धातु वाले चैप्टर में। ठीक वैसे ही यहाँ पे वो आयनिक यौगिक थे, और ये कुछ सहसंयोजी आबंध से बनने वाले यौगिक होंगे, उनके भी कुछ भौतिक गुण होंगे। भाई सहसंयोजी आबंध से कुछ यौगिक बनेंगे तो उनमें भी क्या होंगे, आप कहेंगे सर उनके भी तो कुछ भौतिक गुण होंगे सहसंयोजी आबंध से। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना रहा है तो उसमें भी तो कुछ तो भौतिक गुण होंगे ना। जैसे आपने पहले आयनिक यौगिक पढ़े थे, वो क्या क्या होंगे। पहला गुण क्या होगा इनका, तो पहला होगा कि सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। देखो आयनिक यौगिकों को तो क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक दोनों ही हाई होते। गलनांक वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वो गलनांक होता है। क्वथनांक कोई भी लिक्विड पदार्थ है, पतला पदार्थ है, अगर भाप में बदलना स्टार्ट कर देता है एक तापमान पर, वो तापमान उसका क्या कहलाता है सर, वो तापमान उसका क्वथनांक कहलाता है। और यहाँ पे जो सहसंयोजी बंध बनते हैं, जैसे मैं यूं कहूं कि इसे CH4 बना था अभी, क्योंकि इसके साथ में एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन ने शेयरिंग किए, तो CH4 बन गया। CH4 क्या कहलाएगा आपका, सहसंयोजी आबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहसंयोजी आबंध कहलाएगा। तो इसका एक तो क्वथनांक भी कम होगा, इसका गलनांक भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल कम होता है। कारण क्या है, कारण यही है कि इनके बीच में जो अंतरा अणुक बल लगता है, अंतरा अणुक बल क्या होता है वो भी देखना आप। अंतरा अणुक बल हम किसे कहेंगे, जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक बल भी तो लगेगा ना, फोर्स भी तो लगेगा ना, उसको हम कहते हैं अंतरा अणुक बल, है ना, अणुओं के बीच में लगने वाला बल। ये इनमें क्या होता है, वीक होता है,
कम होता है। अगर वीक है, कम है, तो अगर आप इसको गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, इसको तापमान देंगे, इसको वास्ते लगाएंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये अगर इनका तापमान, इनमें जो ये जो बल है अंतराणु की, ये कमजोर होता है पहले से ही, और तापमान से तो ये वैसे ही इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आप कह सकते हो कि ये इनका जो गलनांक क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं। रीजन क्या है, अंतरा अणु बल कम होता है। फिर कह रहा है कि सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान रखना कि आयनिक यौगिक तो विद्युत के होते हैं सुचालक, लेकिन 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 आपके सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि आवेशित कण नहीं बनते। इनमें क्या नहीं बनते, आवेशित कण नहीं बनने के कारण ये क्या होते हैं, आप कहेंगे सर आवेशित कण नहीं बनने के कारण हमारे सहसंयोजी आबंध यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अगले क्वेश्चन, सॉरी, अगले में आपने देखना, आपके बुक में एक टेबल बना रखी है इस तरीके की, जो मैंने यहाँ पे उसी का फोटो खींच के यहाँ पे रखा है, और आपने देखा होगा इसमें एसिडिक एसिड लिखा हुआ पहला है। इसमें आप देखेंगे ना, तो देखो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो ना इनका सहसंयोजी बंध है ना, कौन सा है, सहसंयोजी बंध, और इनका गलनांक कितना कम है, देखो गलनांक, इसका भी गलनांक कम है, केल्विन में लिखा हुआ है, इनका क्या है, कम है। अब देख लो, इससे 273 कम कर दो, कितना अंक बचेगा, इसके 273 कम कर दो, 273 कम कर दो, 200 माइनस में जा रहा है ना, कितना कम गलनांक है। क्लोरोफॉर्म देखो, सी सी है ना, सी कार्बन से जुड़े हुए हैं, कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इनका गलनांक क्या होता है, और गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये है क्या, आपके सहसंयोजी यौगिक है। क्या है, सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि कार्बन के, तो कार्बन तो सहसंयोजन से ही बनाएगा ना। अगले स्लाइड पे मैं चलता हूं और फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले कुछ सामान्य अणु। अब हमारे आसपास ऐसे कुछ अणु जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, जो आपके बुक में दे भी रखे, हम उनको बनाएंगे यहाँ पे। और पहला हमारे सामने है हाइड्रोजन का अणु। आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन का अणु का मिलेगा कि वो भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बनाता है। कैसे बनाता है, और हमने ये जाना था कि हाइड्रोजन है आपका, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मैंने अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो JKl ये होता है। एक नंबर पे आता तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं जाएगा, चौथी में नहीं जाएगा, और पहली में 2 होने चाहिए, दूसरी में 8, फिर 8, फिर 8। यहां तो इनको तो छोड़ो, इधर पहले ही पूरे नहीं हो रहे, इनको अपना पूरा 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या एक को देख के अपने आप को खत्म, तो एक को देगा तो नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये कहीं से। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से उधार, तो ये 2 हो जाएंगे, और 2 होते ही है क्या कर लेगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। कौन सी गैस का विन्यास, उत्कृष्ट गैस का। अब ये करेगा क्या फिर भाई, इस हाइड्रोजन के साथ ये समस्या है, जब इस हाइड्रोजन के साथ ये समस्या है, आपके इस हाइड्रोजन के साथ में समस्या ये है, तो प्रकृति में और भी तो हाइड्रोजन है, उनके साथ में भी ये समस्या रहेगी। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब ये क्या करेंगे कि ये शेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर देंगे। ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। और किस तरीके से शेयरिंग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक ऐसे शेयरिंग कर देंगे, एक दूसरे को शेयर कर देंगे, और एक दूसरे को शेयर करने के बाद में दोनों के माने जाएंगे, तो आपका यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, ये और ये दोनों ये शेयरिंग कर देंगे इस तरीके से। अब इस हाइड्रोजन के काउंट करो कितने, 1 और 2, इसके 1 और 2 हो गए। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं ना, H2, इसको आप क्या लिख सकते हो, H2 लिख सकते हो। और ये इसी तरीके से आपका बन जाएगा हाइड्रोजन का अणु। किस तरीके से कि आपने एक हाइड्रोजन यहां लिखा, इसके बाह्यतम कोश में आपने एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया, एक हाइड्रोजन ये लिखा, और इसके बाह्यतम कोश में आपने इलेक्ट्रॉन यहां रिप्रेजेंट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों में साझेदारी होगी, शेयरिंग होगी, तो ये हाइड्रोजन आपका एक, दोनों में क्या होगी, साझेदारी होगी, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और इनके दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं वो भी मैं रख देता हूं यहाँ पे। ये दोनों क्या कर लेंगे, साझेदारी करेंगे, ये साझेदारी कर ली इन्होंने, ये लो। अब इस हाइड्रोजन के इस गोले में जितने भी आपके क्रॉस हो इस हाइड्रोजन के होंगे, तो 1 और 2 हाइड्रोजन के, इसके भी 2 हो गए, और इनसे बन जाएगा आपका हाइड्रोजन का अणु। ये भी
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ठीक ऐसे ही बनता है आपके ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है सर 8 होता है। हमें अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो K L M और N हो गया। इसकी जो फर्स्ट क्लास है उस फर्स्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? सर इसमें 2। दूसरे में कितने? सर इसमें 8 होने चाहिए, लेकिन 8 नहीं होंगे, 6 ही होंगे। ये दोनों ब्लैंक रह जाएगी, खाली रह जाएगी। और इनको काउंट करेंगे तो 8 ये हो ही रहे हैं। मतलब इसमें अभी भी कितने की रिक्वायरमेंट है इसको? सर अभी भी इसको रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन के। कितनों की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसको चाहिए, तब जाके इसका अष्टक पूरा होगा। 8 पूरे होंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके 8 पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। करते हैं फिर। ये ऑक्सीजन रखा आपने, ये एक मिनट, ये पेन मेरे ख्याल से आपको दिखता नहीं है, तो कुछ नया बना लेते हैं ना यहाँ से, और ये ले लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पे, फिर ये आ गया बेटे का बाप। ये रहा। ये ऑक्सीजन रखा और ये ऑक्सीजन रखा, 2 ऑक्सीजन आपने रखे। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको शो कर देता हूं। 1 2 3 4 5 और 6। कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 6। अब इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है, उसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाले, ये भी दे देगा फिर ये। अब इस घेरे में जितने भी क्रॉस है वो सारे इस ऑक्सीजन के होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या बनेगा? सर O2 बन जाएगा। क्या बनेगा? O2 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ऐसे ही नाइट्रोजन का बनेगा। हाँ, फर्क यह है कि नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 की साझेदारी होगी। इलेक्ट्रॉन्स कितने की? 3 की। किस तरीके से? नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता? सर 7 नंबर पे आता। मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देता हूँ, और 2 और 5 कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की रिक्वायरमेंट है। ये नाइट्रोजन रखा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन रखा। इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। 1 2 3। इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर मैं इनको ये कहूं कि इनको साझेदारी करनी है ना, क्या करनी है? साझेदारी करनी है। टोटल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो ये 5 रिप्रेजेंट आपने कर दिए यहाँ पे। बाह्यतम कोश में 5 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, दूसरा साझा किया, तीसरा साझा किया, कितने हो गए? इसको काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार इस इधर वाले नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या बन जाएगा आपका? ये N2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये N2 बन जाएगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि नाइट्रोजन का अणु किस प्रकार से बनता है, तो आप कहेंगे सहसंयोजी आबंध से बनता है। ऑक्सीजन का किस प्रकार से बनता है? आप कहेंगे सहसंयोजी आबंध से बनता है। अगली स्लाइड पे चलता हूं और आपके सामने आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो यहाँ पे बात इसलिए कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की, क्योंकि इसका अलग से क्वेश्चन बनता है, और इलेक्ट्रॉन साझेदारी की तरह ही बनता है। किस तरीके से बनता है? आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का अलग से क्वेश्चन बनता है, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो भी किस तरीके से बनता है आपके, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है ना। और बात करते हैं पहले मेथेन और एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। लेकिन 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 एथेन और मेथेन से पहले मैं ये जानना होगा कि एथेन मेथेन ये कैसे बनते हैं, इनकी संरचना कैसे बनती है, एथेन मेथेन होते क्या है, हमें ये कैसे पता चलेगा, है ना। बिल्कुल सही बात। और ये जानने के लिए हमें पहले कंप्लीट करनी होगी ये वाली स्लाइड, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कि कार्बन के पास क्या प्रकृति है उसकी हमें बात करनी होगी, तो बात कर लेते हैं पहले उसकी। कार्बन में क्या होता है कि सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ये बहुत बड़ी संख्या में क्या बना सकता है? यौगिक बना सकता है, जिसके 2 कारक होते हैं मेन। क्या? एक तो इसमें संकलन की कैपेसिटी होती है, एक इसकी ये चतुर संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है, जिससे 4 अलग अलग परमाणुओं को अपने साथ में जोड़ सकता है। और श्रृंखलन का मतलब होता है कि लंबी चेन बना सकता है, इसलिए ये क्या करता है? एक से ज्यादा को साथ में जोड़ सकता है। तो पहले बात करता हूं श्रृंखलन की, और कह रहा है कि कार्बन में
कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है ये क्षमता किसी और में नहीं होती, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या विशाल होती है, बहुत बड़ी संख्या बना लेता है कार्बन के। श्रृंखलन का मतलब होता है एक चेन बना लेना। क्या बना लेना? आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर मैं यहाँ पे CH2 फिर CH3, ये एक चेन बन गई इतनी लंबी, है ना। ये एक लंबी श्रृंखला बना सकता है क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। ये ए से कार्बन जोड़ के एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, इसलिए हम इसमें कहते हैं कि इसमें किसका गुण होता है? सर इसमें श्रृंखलन का गुण होता है ना। अगली स्लाइड पे बढ़ता हूं मैं, और अगली स्लाइड आपसे कह रही है कि चतुसंयोजकता क्या होती है। और हमने बात की थी कि कार्बन चतुसंयोजन प्रकृति का होता है, 4 को साथ में जोड़ सकता है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजित तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम है, जिसके कारण कार्बन यौगिक विशाल संख्या है। कह रहा है कि कार्बन 4, देखो किस तरीके से ये कार्बन है, ये 4 कार्बन और भी जोड़ सकता है अपने साथ में, इस तरीके से जोड़ सकता है बिल्कुल। ये कार्बन के अलावा जैसे हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, ये Cl को जोड़ सकता है, ये अलग किसी ऑक्सीजन वगैरह को जोड़ सकता है। ये एक हाइड्रोजन को जोड़ के साथ में नाइट्रोजन को जोड़ सकता है, जोड़ सकता है बिल्कुल। इसलिए क्योंकि 4 संयोजकता है, 4 लोगों को साथ में जोड़ के रख सकता है, इसलिए ये क्या करता है, इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति होती है कि एक विशाल, एक बड़ी चेन बना सकता है। क्या बना सकता है? एक बड़ी चेन ये बना सकता है। फिर बात करें हम संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, ये क्या होते हैं? ये भी है, क्या होते हैं? पहले बात कर लेता हूं संतृप्त कार्बन यौगिक। और कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं के बीच अगर एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैं पहले संतृप्त कार्बन की बात करता हूं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ये सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, सब में से सिंगल बॉन्ड है, तो उसे तो आप क्या कहेंगे? संतृप्त कार्बन यौगिक। उसे आप क्या कहेंगे? संतृप्त कार्बन यौगिक कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बंध है, तो उसे आप क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में से डबल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन के बीच में से ट्रिपल बॉन्ड है, तो उससे हम कहते हैं असंतृप्त। आप उसे क्या कह देते हो? सर उसे हम असंतृप्त कार्बन यौगिक कह देंगे। उसे आप क्या कहेंगे? असंतृप्त कहेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, एक ही बंध है ऐसे, है ना, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में सिंगल बंध है, तो उसे तो आप क्या कह देंगे? उसे तो आप क्या कह देंगे? संतृप्त कह देंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 या 3 है, तो आप उसे असंतृप्त कार्बन यौगिक कह देंगे। फिर कह रहा है असंतृप्त कार्बन यौगिक, जो हमने अभी भी जाना था, यहीं पे हमने बात कर ली थी कि क्या होता है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त, और सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त। ऐसा यहाँ पे लिखा है कि या तो द्विबंध है ना, डबल बॉन्ड ऐसे, या त्रिबंध ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड। आबंध वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं आपके? असंतृप्त कहलाते। क्या कहलाएंगे? असंतृप्त कहलाएंगे। ये हम बात कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आपके मेन क्वेश्चंस में हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और कार्बन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के साथ में आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। कार्बन लिया आपने, इसके साथ में फिर से आपने क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन। और कार्बन, इन दो का ही अगर बंध है, इसके साथ में कोई तीसरा नहीं जुड़ा हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आप उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगली मैं बात करूं आपके हाइड्रोकार्बन के बाद में एथेन में, है ना, ऐसे 3 वर्ड आपके सामने आएंगे। एक तो आएगा एथेन, श्रृंखलाएं होती है एथेन। एक आएगा आपके सामने एथिन, एक आएगा आपके सामने, सॉरी, एक आएगा आपके सामने एल्केन श्रेणी। कार्बन की श्रेणियां होती है एल्केन श्रेणी। एक आएगी आपके सामने एल्कीन श्रेणी, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। एक आएगी आपके एल्काइन श्रेणी। कार्बन की अलग अलग श्रेणियों की बात कर रहा हूं, इनके बारे में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, उन पे बात कर लेते हैं। देखो एल्केन श्रेणी होती है, उसे कहेंगे अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो
तो उसे तो हम क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी, है ना। तो मैं कह देता हूं एकल बंध उपस्थित होता है, एकल बंध। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध होगा, कार्बन व कार्बन के एकल बंध से जुड़े हुए रहेंगे, है ना। कार्बन और कार्बन अगर एकल बंध से जुड़े हुए तो उसे हम क्या कह देंगे सर, उसे हम एल्केन श्रेणी कहेंगे। एल्किन श्रेणी सर डबल बॉन्ड है तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम एल्काइन कह देंगे। इनके फॉर्मूले भी होते हैं अलग अलग श्रेणियों के, वो भी ध्यान में रखना। एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला आपके होता है CnH2n+2। ये किस श्रेणी का फॉर्मूला है सर, ये एल्केन श्रेणी का है। एल्किन का क्या होगा सर, तो एल्किन का होगा आपके CnH2n, ये एल्किन श्रेणी का होता है। सर एल्काइन का भी बता दे, तो एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला होता है आपके CnH2n2, ये आपके एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला हो गया। ध्यान दे, एल्केन का मतलब होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है सब में तो उसे आप एल्केन कहेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि CH3 CH2, फिर मैंने यहां पे लिखा CH2, फिर मैंने यहां पे लिखा CH2, फिर मैंने यहां पे CH2, फिर मैंने यहां पे CH3, ये तो हो गया सूत्र। इसको अगर मैं संरचना के फॉर्म में लिखूं तो संरचना के फॉर्म में लिख के बताता हूं आपको मैं। ये कार्बन है, मैंने कार्बन लिख दिया। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3। फिर वापस क्या जुड़ा हुआ है सर, वापस कार्बन, मैंने कार्बन जोड़ दिया। कितने हाइड्रोजन है, 2 सर, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, बिल्कुल। फिर वापस क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, तो मैंने कार्बन जोड़ दिया। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े। फिर वापस क्या जुड़ा हुआ, कार्बन, कार्बन हमने जोड़ दिया। देखो पहला कार्बन ये रहा, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 1 2 3। दूसरा कार्बन ये रहा, कितने हाइड्रोजन उस पर 1 और 2। तीसरा कार्बन ये रहा, कितने हाइड्रोजन, 2। चौथा कार्बन ये रहा, कितने हाइड्रोजन, 2, ये 2। ये रहा, फिर आगे कितने हाइड्रोजन, 2। फिर आगे ये रहा कार्बन, कितने, 3, 1 2 और 3। इसमें अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो एक चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन सी श्रेणी है सर, सिंगल बॉन्ड है तो हमें पता है ये है एल्केन श्रेणी। कौन सी है, एल्केन श्रेणी। फॉर्मूले का क्या फायदा, CnH2n+2, इसका क्या फायदा, इसका फायदा ये कि कार्बन कितने ये काउंट करो। सर कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहां पे लिख दूं C6H2n6 है, तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 को, +2 ऐड कर देता हूं, यही करूंगा। अब आगे मैं इसको देखूं तो ये C6 हो गया, H2 को 6 से गुणा करो, कितने होंगे, 12, +2 कर दो, 14, 14। ये मतलब कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 14 है। देखा हाइड्रोजन 14 है क्या, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फॉर्मूले में भी वही आए हैं, यहाँ पे भी वही आए हैं। ये फायदा है आपके इस फॉर्मूले का कि आप इसे पता कर सकते हैं कि किस तरीके से बनते हैं। ठीक ऐसे ही आप इन फॉर्मूलों को भी इंप्लीमेंट करके देखिएगा, लगा के देखिएगा। इनको भी एल्किन को लगा के देखिएगा, आप एल्काइन को लगा के देखिएगा, आपको सही आंसर मिलेंगे। तो ये तो आपके एल्केन श्रेणी, एल्किन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी की बात हुई। और आप कह रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे बात करने वाले थे। हाँ बिल्कुल करने वाले थे, हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे भी बात करने वाले थे। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे बात बाद में करेंगे, पहले कार्बन की काउंटिंग देखना आप कि अगर कार्बन 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या, 5 है तो क्या। कार्बन 1 है तो आप उसे कहेंगे मैथ, कार्बन 2 है तो आप उसे कहेंगे एथ, कार्बन 3 है तो आप उसे कहेंगे प्रॉप, कार्बन 4 है तो आप उसे कहेंगे ब्यूट, कार्बन 5 है तो आप उसे कहेंगे पेंट। ठीक है, अब देखना आप यहां से, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरीके से हम कहेंगे। अब अगर मैं ये बात करूं, जैसे लिखा हुआ है मेथेन, क्या लिखा हुआ है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी थी हमसे। मतलब मेथ आ रहा है ना इसमें, अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा,
मेथ प्लस एन बनेगा इसका संधि विच्छेद, बिल्कुल सर यही बनेगा। और मेथ का मतलब कार्बन कितने, एक, बिल्कुल एक कार्बन है, एक कार्बन है। और एन का मतलब ये होता है कि अगर एल्केन हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो ना सब में, तब हम उसमें क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। अगर किसी में सिंगल बॉन्ड होने पे एक डबल बॉन्ड हो, मतलब किस श्रेणी का तत्व है, सॉरी किस श्रेणी का यौगिक है, एल्किन का है, और उसमें आप इन शब्द जोड़ देते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो श्रेणी आ जाती है आपके एल्काइन, और एल्काइन श्रेणी आती है, आप जोड़ देंगे उसमें आइन शब्द। ये आप इस तरीके से जोड़ देते हैं। इसमें एन शब्द जुड़ा है, मतलब एल्केन श्रेणी का है, और क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है ना। बाद में मैं बात करूं आपसे कि सर इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए रहेंगे, फॉर्मूला है ना अपने पास में, CnH2n वाला, 2n+2 वाला। एन कार्बन कितना, एक है, एक रख दिया मैंने, एच रख दिया, 2 × 1 + 2, तो ये हो गए 4, मतलब H4, मतलब हो गया CH4। कार्बन कितने, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में, तो 1 2 सॉरी 3 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी हमें, और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बना लेते हैं। आपने कार्बन रखा, और वही ऐसे क्रॉस की फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। इसके चारों तरफ हाइड्रोजन रखने हैं आपको, आपने हाइड्रोजन रख दिए, 1 2 3 और 4। इनको डॉट की फॉर्म में या फिर आप क्रॉस की फॉर्म में शो करना चाहो तो कर लो। और फिर इनको क्या करना है, ऐसे बंद कर दो, ये इस तरीके से, ये किया आपने। और फिर जो आपको ना कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इन सब इलेक्ट्रॉन्स को इस एक कैटेगरी में लेके आ जाएंगे, ऐसे ये आप लेके आ गए। अब आप देखेंगे ना, तो 1 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पूरे हो गए, 1 2 हाइड्रोजन के पूरे, कार्बन के भी 8 पूरे हो रहे हैं, मतलब ये बन गई आपकी क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक, ऐसे ही आप अपने घर पे ट्राई करेंगे। आगे जो हमने यहाँ पे देखे थे, जो क्वेश्चन थे हमारे, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे बात करेंगे, कौन कौन से थे, ये रहे, हाँ यही था। मेथेन की बात कर चुका हूँ, एथेन की बात करता हूँ। तो मैं एथ किसके लिए लिखा था आपने, अभी अभी सर हमने एथ लिखा था, कार्बन जब 2 हो तब हम एथ लिखते हैं, बिल्कुल कार्बन 2। ठीक है, ये कार्बन 2। अगर इसका संधि विच्छेद करूं तो क्या बनेगा सर, संधि विच्छेद बन जाएगा एथ प्लस एन। और एन शब्द कब आता है, जब डबल बॉन्ड हो, तो हमने यहाँ पे रख दिए डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सर हाइड्रोजन कितने जो रखे, तो भाई एन शब्द है तो ये किस श्रेणी का है, एल्किन श्रेणी का। और एल्किन श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ये हमने अभी भी पढ़ा था। अब सी रखा, एन कितने हैं, 2 है, कार्बन 2 ही तो है ना। एच एज इट इज रख देंगे, 2 × 2। 2 क्यों रखे, 2 एज इट इज थे, एन बराबर 2 है, तो हो गया C2H4। मतलब कार्बन कितने, 4 रखने हैं। तो देखो ये एक, या फिर इनको ऐसे रख दो सीधे, 1 2 3 और 4। ये तो इसका रासायनिक संरचना बन गई, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक मिनट, हमें इसका क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ पे और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पे डबल डबल रख देने, और एक एक ऊपर शो कर दो ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन तो कितने जोड़ने, 4 जोड़ने, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4, सब में ये डॉट की फॉर्म में हमने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, ये शो कर दिए। ठीक है, अब आप इनमें कर देंगे गोले, ये इस हाइड्रोजन के पूरे, ये इस हाइड्रोजन के पूरे, इस हाइड्रोजन के पूरे, और ये इस हाइड्रोजन के पूरे। और फिर आप एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे ये जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये वाले से इनका बना लेते हैं पहले, ये वाला, ये आ गया, और इसके लिए ये इधर से आ जाएगा, ये।
ये आपका बन गया एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बेटर सीख पाएंगे। तो ये थे आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और फाइनली आज की क्लास में यही खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं इसको लंबा खींचूं इस वीडियो को, क्योंकि अगर इसको मैं स्कूली लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा शॉर्ट में लेके नहीं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको यही तरीका अच्छा लगा या फिर इसी तरीके से हम चले तो इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। और आप चाहिए तो स्पीड इंक्रीज करें या फिर इन शॉर्ट या फिर शॉर्ट वीडियोस पे लेके, तो भी आप बताइएगा। बाकी अगली क्लास में मैं इस चैप्टर को, हम इसकी 3 ही क्लास से करेंगे। फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास कल, और परसों इसके हम थर्ड क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजस्थान स्टडी जोन। धन्यवाद।